हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं थर्मल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर साल ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बार मैं ये क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं जो सेशन 2023-24 में आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्स आपके जनवरी में होंगे। तो आप सब यही मान करके अपनी तैयारी करें कि जनवरी में आपके एग्जाम्स है। तो ये जो 30 के 30 क्वेश्चंस हैं, आपको कोशिश ये करनी है कि इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं जाना है। ये 30 के 30 क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए और 60 टू 70% आपका जो एग्जाम पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चन से आएगा, ऐसा अनुमानित है। अगर ऐसा हो गया तो ये समझ लीजिए कि जो आपने 30% एक्स्ट्रा पढ़ा है और 70% ये, तो आपके 90% प्लस मार्क्स बड़ी ही आसानी से आ जाएंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं जाना है। मेरी हालत बहुत खराब है, शायद आपको आवाज से भी पता चल रहा होगा। बहुत ज्यादा थका हुआ हूं क्योंकि मेरी जो जहां मैं जॉब करता हूं दिन में, बहुत सारे बच्चों को पता है, उनको ये शायद भनक लग गई है या पता लग गया है कि मैं रात में जो है वो यूट्यूब पे पढ़ाता हूं। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी को और बढ़ा दिया है, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो लोग दुनिया उसमें आपको क्या करती है, बाधा बनती है, उसमें लोग करने नहीं देते आपको। तो ड्यूटी करना जो है, ड्यूटी मैं छोड़ नहीं सकता और ये मेरा फर्ज है, इसको मुझे निभाना है, आपकी हेल्प करना मेरा फर्ज है, तो वो मैं करूंगा जरूर। इसलिए थोड़ी सी अगर एनर्जी कम लगे तो उसके लिए मैनेज कर लेना। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या कहेगा, इसमें आपसे कुछ छोटी छोटी आपको वर्ड दे देगा, कुछ छोटे छोटे, और आपसे कहेगा इनको एक्सप्लेन करो। 3 नंबर में पूछ लेता है। आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशंस लिखी होती है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित को समझाइए, इनको समझाइए। इसमें पहली चीज पूछिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जो ऊष्मागतिकी निकाय है उसको बताइए। ऊष्मागतिकी निकाय को समझाइए। दूसरा आ जाता है बाउंड्री, परिसीमा। तीसरा सराउंडिंग, परिवेश, स्टेट अवस्था, और यूनिवर्स, समष्टि। ये सब आपको क्या करना है, इनकी थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशंस है, उनको आपको 1 बाय 1 लिखना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, इनमें से ये सारे क्वेश्चंस आपको लिख लेने हैं एक पेज पर। ठीक है। उसके बाद इनके सॉल्यूशन ढूंढने हैं। सॉल्यूशन कहां मिलेंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा। सभी सॉल्यूशन आपको एक जगह पर मिल जाएंगे, जहां बताऊंगा बस वहां से ढूंढ लेना, लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो जो ऊष्मागतिकी है निकाय के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उसके पार्ट्स आपको बताने हैं, कितने टाइप्स के कितने प्रकार का थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस क्या होता है ये आपको बताना है। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या होता है ये आपको बताना है। और इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव क्या होता है, ये आपको बताना है। इन तीनों की डेफिनेशंस आपको याद करके जानी है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पे। ये पूछता है कि संतुलन या सामान्यावस्था प्रक्रम क्या है। ठीक है, इसको समझाइए। तो क्वासी इक्विलिब्रियम और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस किसी भी नाम से पूछ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका आता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है। तो ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम क्या है, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, वो इन 30 के 30 क्वेश्चंस को पढ़ करके बहुत ही आसानी से पास हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इन 30 के 30 क्वेश्चंस को पढ़ना है, प्लस अगर इसके अलावा कुछ आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं तो वो आपको पढ़ लेना है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैं बीच बीच में बताता चलूंगा आपको कैसे करना है, क्या करना है आपको। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, गैस को परिभाषित कीजिए। गैस क्या चीज है उसको परिभाषित कीजिए। गैस का व्यवहार ठोस व द्रव की तुलना में किस प्रकार के भिन्न है, समझाइए। तो उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है, वो बताना है। गैस जो है वो ठोस होती है या फिर किस फॉर्म में गैस होती है, लिक्विड होती है, सॉलिड होती है, या गैसियस फॉर्म में होती है। तो किस फॉर्म में गैस होती है वो आपको बताना है और आपको गैस की परिभाषा बतानी है। ठीक है।
गैस की डेफिनेशन यहां पर आपको बतानी है। 7th क्वेश्चन आपका आता है कि एक आदर्श गैस जो आइडियल गैस है उसको परिभाषित कीजिए। तो आइडियल गैस की डेफिनेशन आपको यहां पर देनी है कि आइडियल गैस की डेफिनेशन क्या है, इसके नियमों को भी समझाइए। तो इसके क्या रूल्स हैं वो आपको बताने हैं। 8th क्वेश्चन आता है आपका, इसमें कुछ लॉज आपसे पूछ रहा है। देखो 5 लॉ इसने आपसे पूछे हैं 8th, और ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे होगा, 5 नंबर का भी हो सकता है, और इनको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देना है। इनके डेरिवेशंस भी हैं वो भी आपको करने पढ़ सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो सपोज कोई डेफिनेशन पूछ रहा है, उसमें कोई डायग्राम है तो वो बनाइए। अगर कोई लॉ है और उसका कोई छोटा सा डेरिवेशन है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो बॉयलीज लॉ, एवोगैड्रो लॉ, रेग्नॉल्ड लॉ, चार्ल्स लॉ और आपका गे लसाक लॉ, ये आपको पांचों लॉ अच्छे से पढ़ के जाने हैं। उसके बाद आता है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि साइक्लिक प्रोसेस क्या है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस क्या है और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या है, दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है और आपसे अलग अलग इनकी परिभाषा भी पूछ सकता है। तो दोनों तरीके से आपको पढ़ के जाना है कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। तो चक्रीय प्रक्रम क्या है और गैर चक्रीय प्रक्रम क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है। 10th क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर देयर, डिस्क्राइब एवरीथिंग इन डिटेल। तो कितने टाइप्स की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है, उन सबको डिटेल में आपको लिखना है, एक एक प्रोसेस को। ठीक है, तो ऊष्मा गति की प्रथम कितने प्रकार के होते हैं, प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं, सभी का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये आपको करना है। 11th क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की आपको डेफिनेशन अच्छे से लिखनी है, पूरा आपको उसको परिभाषित करना है। ये आपके 11 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। कोशिश ये करना कि अगर ऐसे कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज में, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, अगर अच्छे से करोगे, बैठ जाओगे एक बार तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने बताया इसको लिख लो। उसके बाद क्या करो, आप यहां पे 2 पेज छोड़ दो, एक या 2 पेज छोड़ दो। कोई भी क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है जो 1 या 2 पेज से ज्यादा का हो। ठीक है, आपने 1 पेज छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, फिर एक या 2 पेज छोड़ दो। अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे लिख लेना है, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 है, और यहां पर उसका सॉल्यूशन लिख लेना है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा जब एग्जाम में आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो रिवीजन का टाइम होगा 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, वो बहुत बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। तो ये इसका एक फायदा है जो कि आप आसानी से अभी कर सकते हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको लगता है ऐसा कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर दूसरा तरीका करना चाहते हो तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा क्वेश्चंस के बाद। 12वां क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन ये बोलता है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, उसको परिभाषित करना है। तो चक्रीय प्रक्रम हेतु ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां पर आपसे पूछ रहा है। तो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 13th क्वेश्चन, कार्नोट इंजन को समझाइए तथा इसकी एफिशिएंसी का सूत्र स्थापित कीजिए। तो कार्नोट इंजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है आपसे। ठीक है, इनमें से एक चीज ये भी ध्यान देना कि तुमसे कितने क्वेश्चन ही आते हैं। अभी मैंने आपको 14 क्वेश्चन बता चुका हूं, 14वां क्वेश्चन ये रहा सामने, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कथन दीजिए। तो 14 क्वेश्चन में से तुम्हें कितने क्वेश्चन आते थे ये बताओ, ऑनेस्टी से अपने अंदर झांको और देखो तुम्हें कितने क्वेश्चन आते हैं। 14 में से कितने क्वेश्चन अभी तक आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो भाई आज से पढ़ना शुरू कर देना, इन क्वेश्चंस के बाद लग जाना, नहीं तो थर्मल इंजीनियरिंग आपको ले डूबेगा, ध्यान रखना। अगर ये कर लिया तो पास हो जाओगे। 15th क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित भाप के गुणों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो देखो, सैनिबल हीट, उसके बाद सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम क्या है, एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम क्या है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम क्या है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम ये 2 बार आ गया है शायद, हाँ 2 बार आ गया है, इसको एक ही बार लिखना। वर्क डन बाय स्टीम क्या है और इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम क्या है, ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन आपका बॉयलर से रिलेटेड है। तो ये बोल रहा है बॉयलर या भाप जनित्र अधिनियम के अनुसार बॉयलर
की परिभाषा दीजिए। तो एक बॉयलर की परिभाषा आपको देनी है। इसका वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है, तो किस किस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है वो आपको बताना है। 17th क्वेश्चन आता है फायर ट्यूब बॉयलर, यहाँ पे बॉयलर होगा, ये बॉयल नहीं है बॉयलर है, एंड वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या अंतर है। तो फायर ट्यूब बॉयलर और आपका वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो धूर्व नली बॉयलर और जल नली बॉयलर में क्या फर्क है, ये आपसे पूछा है 17th क्वेश्चन में। 18th क्वेश्चन आता है बेबकॉक तथा विलॉक्स बॉयलर क्या है। विलकॉक्स होगा, ये विलॉक्स नहीं है विलकॉक्स है। विलकॉक्स बॉयलर क्या है, तो जो बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर का चित्र बनाकर कार्य प्रणाली समझाइए। ये आपको क्या करना है, इनके चित्र आपको बुक में मिल जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, दिखने में बहुत डेंजर सा लगता है, उसमें पाइप बहुत सारे, तो क्या करना है एक दो बार बनाओगे तो आपके लिए बहुत आसान लगने लग जाएगा। तो एग्जाम में पूछता है, इसलिए ध्यान से छोड़ करके नहीं जाना है। 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन कहता है कि कार्नोट साइकिल को पीवी तथा आरेखों पर खींचकर चक्र की दक्षता का सूत्र स्थापित कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि कार्नोट चक्र की दक्षता अन्य इंजन के चक्रों से क्यों अधिक होती है। तो कार्नोट साइकिल आपको बतानी है, इसका पीवी डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, और इसका कंपैरिजन करना है कि जो कार्नोट साइकिल है वो अन्य इंजन के चक्रों से क्यों अधिक होती है, ये आपको बताना है। 20वां क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन आता है वायु संपीड़न क्या है, एयर कंप्रेसर क्या होता है, इससे क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग भी बताइए। तो एयर कंप्रेसर क्या है और इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, ये आपको 20th क्वेश्चन में पूछ रहा है। आपको ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर भी पढ़ करके जाना है। उसके बाद आता है 21वां क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, वो है सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल संपीड़क क्या है, तो ये आपको पढ़ के जाना है। दूसरा इसका पार्ट पूछता है कि रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेशनल कंप्रेसर्स क्या होते हैं, तो ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं। 22 क्वेश्चन है डिस्क्राइब क्लियरली द मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर के कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ के जाने हैं। तो ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों का स्पष्ट वर्णन कीजिए, ये आपको ध्यान से पढ़ करके जाना है। इनमें से एक भी क्वेश्चन को छोड़ने की या गलती मत करना, ठीक है, नहीं तो आप स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं होऊंगा। 23 इंटरनल कंबशन इंजन, ये होगा कंबशन होगा, ये कंबशन इंजन में क्या अभिप्राय है, जो इंटरनल कंबशन इंजन है वो क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए, इसके उपयोग एप्लीकेशन भी बताइए। तो इंटरनल कंबशन इंजन पढ़ के जाना और उसका इस्तेमाल, उसके यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो भी आप लोग पढ़ करके जाएंगे। 24वां क्वेश्चन आता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, इसका मैकेनिज्म, और 25th क्वेश्चन है 2 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन दोनों इंजन आपको ध्यान से पढ़ के जाने हैं। एक ना एक आपको एग्जाम में मिल जाएगा इनमें से, या तो 4 स्ट्रोक मिलेगा या पेट्रोल मिलेगा, सॉरी, या तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन मिलेगा या फिर 2 स्ट्रोक इंजन मिलेगा, तो एक ना एक आपको मिल जाएगा, इसलिए पढ़ करके जाना। 26 क्वेश्चन है गवर्निंग ऑफ स्टीम टर्बाइन, ठीक है, किस प्रकार किया जाता है। तो जो गवर्निंग ऑफ स्टीम टर्बाइन है वो किस प्रकार किया जाता है, विस्तार से समझाइए, ये आपको समझाना है। 27th क्वेश्चन है स्टीम कंडेंसर से क्या अभिप्राय, तो स्टीम कंडेंसर क्या होता है वो लिखिए। इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी साथ में पूछ रहा है जो स्टीम कंडेंसर है, तो इसकी लाभ और इसकी हानियां भी आपको लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है 28th क्वेश्चन, जेट प्रोपल्शन में से क्या अभिप्राय है। तो जेट प्रोपल्शन क्या होता है और ये इसका क्या सिद्धांत है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो भी आपको साथ साथ बताना है। अब देखो 29 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन तो भाई बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखो, ये राम जेट इंजन जैसा लगता है पढ़ो तो, और हिंदी में रैम जेट इंजन इसको बोला जाता है, लिखा भी जाता है, तो हो सकता है ये रामबाण जो है वो साबित हो आपके लिए और ये आपकी नैया पार लगा दे। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए 5 नंबर में। कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन भी आपकी नैया पार लगा देता है, तो इस क्वेश्चन को भाई जरूर पढ़ के जाना, जो ये राम जेट इंजन है, ठीक है, वैसे रैम जेट इंजन इसको बोलते हैं, तो पढ़ के जरूर जाना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और हो सकता है 5 नंबर में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। तो 29th क्वेश्चन है द कंडेंसर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट। तो कंडेंसर कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये आपको पढ़ के जाना है, और हर पार्ट की डिटेल आपको देनी है साथ साथ। तो जो आपका कंडेंसर है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है, वो बताना है, और हर पार्ट की
क्या देनी है, डिटेल आपको यहां पर दे देनी है। ठीक है, तो ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, मशीन डिजाइन मिलेगा, थ्योरी ऑफ मशीन, सीएनसी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको एमपॉली पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, उस पर इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोटिस, अपडेट्स मैं डालता रहता हूं, तो वहीं से आप लोग अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।